स्कॉटलैंड में मुलाकात के दौरान यूरोपीय संघ के अध्यक्ष वॉन डेर लेयन ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौता अंतिम रूप दिया। मुख्य बिंदु, यूरोपीय संघ ने 0 बनाम 0 की जिद छोड़ 15 बनाम 0 के आधारभूत ढांचे पर सहमति बनाई। 0 बनाम 0 की जिद का मतलब था कि शुरुआत में यूरोपीय संघ और अमेरिका एक दूसरे पर लगने वाले टैरिफ को 0% तक माफ करने का इरादा रखते थे, लेकिन अमेरिका ने सहमति नहीं दी। अमेरिका ने 15 बनाम 0 पर जोर दिया, यानी यूरोपीय संघ द्वारा अमेरिका को बेचे जाने वाले अधिकांश उत्पादों पर 15% तक टैक्स लगेगा, जबकि स्टील और एल्यूमिनियम उत्पादों पर 50% की उच्च दर बनी रहेगी। वहीं अमेरिका द्वारा यूरोपीय संघ को बेचे जाने वाले अधिकांश उत्पादों पर टैक्स 0% तक घटा दिया जाएगा। यह जानना जरूरी है कि बाइडेन के कार्यकाल में यूरोपीय संघ द्वारा अमेरिका को बेचे जाने वाले उत्पादों पर औसत टैरिफ 5% था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। इसके अलावा यूरोपीय संघ ने अगले 3 वर्षों में अमेरिका से लगभग $7,500 करोड़ की अतिरिक्त तेल और गैस खरीदने का वादा किया है। साथ ही अमेरिका में $6,000 करोड़ का निवेश करने का भी वादा किया है और अमेरिका से सैन्य खरीद की मांग को और बढ़ाने का भी संकल्प लिया है। यूरोपीय संघ भी जापान की तरह अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने में बेहद सीमित है। वे मूलतः अमेरिका की सभी मांगों को स्वीकार कर रहे हैं। टैरिफ बढ़ाना, निवेश करना, तेल और गैस खरीदना, सैन्य साजो सामान खरीदना। अमेरिका ने बंदूक तान दी है। जापान व यूरोपीय संघ के सहयोगियों की ओर इशारा किया है। जापान और यूरोपीय संघ के व्यापार समझौते भविष्य के अन्य समझौतों के लिए मिसाल बन गए हैं। भविष्य में अमेरिका के साथ व्यापार घाटा रखने वाले देशों के लिए न्यूनतम टैरिफ 15% ही रहेगा, इससे कम नहीं होगा। आगे चलकर कोरिया जैसे अन्य देश भी इसी न्यूनतम आधार रेखा का पालन करेंगे। बेशक कुछ देश ऐसे भी होंगे जिनके लिए यह दर 15% से भी अधिक होगी। तो आखिर यूरोपीय संघ और सख्त क्यों नहीं हो सका? ट्रंप के वैश्विक व्यापार युद्ध शुरू करने के बाद यूरोपीय संघ ने भी कई बार पलटवार किया है, जैसे सभी अमेरिकी इंटरनेट कंपनियों पर 5% डिजिटल टैक्स लगाना, अमेरिकी कृषि उत्पादों पर जीएमओ जांच शुरू करना और 10% टैरिफ लगाने की धमकी देना। इसके अलावा यूरोपीय संघ ने शिकायत पत्र के जरिए अमेरिका को WTO में घसीट लिया। यूरोपीय संघ ने यह भी धमकी दी कि वह अमेरिकी वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और कुछ रिपब्लिकन फाउंडेशन के संस्थापकों को प्रतिबंध सूची में डालेगा और उनके यूरोपीय संघ क्षेत्र के भीतर की संपत्तियों को फ्रीज कर देगा। जबकि साल की पहली छमाही में यूरोपीय संघ ने मजबूती से अमेरिका के साथ कई बार टक्कर ली थी, तो अचानक उसने यह अपमानजनक समझौता क्यों साइन कर लिया? समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में फोन डेर लेयन की आलोचना नई ऊंचाई पर पहुंच गई। फाइनेंशियल टाइम्स ने तो बिना किसी संकोच के कहा कि यूरोपीय संघ ने ट्रंप के सामने पूरी तरह से घुटने टेक दिए हैं। वहीं पॉलिटिको मैगजीन के यूरोप संस्करण ने तो और भी साफ शब्दों में कहा कि यूरोपीय संघ ट्रंप के स्कॉटलैंड स्थित ठिकाने में घुस गया और अपनी चाहा हुआ समझौता हासिल कर लिया। क्योंकि ट्रंप स्कॉटलैंड गए थे, वे वहां कोई बातचीत करने नहीं बल्कि छुट्टियां मनाने और अपने परिवार के गोल्फ कोर्स का उद्घाटन करने गए थे। लेकिन फोन डेर लेयन थकी हारी स्कॉटलैंड पहुंची और ट्रंप के साथ समझौता किया। इसलिए यह कुछ ऐसा था जैसे किसी ने अपनी गर्मजोशी से किसी की बेरुखी का सामना किया हो। वहीं अमेरिकी नेटिजन्स के लिए भी यह समझौता अविश्वसनीय था, क्योंकि यह हद से ज्यादा अच्छा था। तो क्या फोन डेर लेयन की यह कमजोरी और समर्पण बाहरी अफवाहों के अनुसार है? क्या वह वाकई अमेरिका द्वारा यूरोपीय संघ में तैनात उच्च स्तरीय जासूस हैं? असल में अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण से पहले ही फोन डेर लेयन की छवि यूरोपीय संघ में लगातार खराब हो रही थी। आलोचना की थी। उन्होंने फोन डेर लेयन पर आरोप लगाया कि वह अंदरूनी मामलों में सख्त लेकिन अमेरिका के सामने कमजोर पड़ने नेता हैं। फोन डेर लेयन यूरोपीय संघ का बजट घटाने की योजना बना रही है, साथ ही एक बात सुनो, एक रकम दो जैसी योजना भी शुरू कर रही है। इसका मतलब है कि यूरोपीय संघ के हर देश के बजट फंड को सीधे उस देश में होने वाले सुधारों से जोड़ा जाएगा। उदाहरण के लिए यूरोपीय संघ के कुछ दक्षिणपंथी या रूस के प्रति झुकाव रखने वाले देश, अगर वे अपना रुख बदलते हैं तभी उन्हें पैसा दिया जाएगा। इसके अलावा जो देश आदेश नहीं मानते या रूस का मुकाबला करने के लिए सैन्य खर्च बढ़ाने को तैयार नहीं हैं, उन्हें भी अधिक रक्षा बजट के जरिए ही यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा से फंड मिलेगा। फोन डेर लेयन की यह नीति, जिसमें पैसे देने को सीधे आज्ञाकारिता से जोड़ा गया है, काफी असंतोष पैदा कर रही है। यूरोपीय संघ के अलग अलग देशों की परिस्थितियां और चुनौतियां अलग हैं, लेकिन फोन डेर लेयन चाहती हैं कि वे सभी यूरोपीय संघ की इच्छा के आगे झुकें, जबकि असल में वे अमेरिकी इच्छा के आगे झुक रहे हैं। फोन डेर लेयन अमेरिकी इच्छा की प्रवक्ता दिखती है, जो यूरोपीय संघ में नीतिगत तरीकों से उन सभी को निशाना बनाती है जो अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वह यूरोपीय संघ के सैन्य खर्च बढ़ाने और अमेरिका का बोझ कम करने की रणनीति वफादारी से लागू करती है। ऐसी यूरोपीय संघ की नेता जो अमेरिकी इच्छा को प्राथमिकता देती है, वह अमेरिका के सामने कैसे मजबूत रह सकती है? और फोन डेर लेयन के इस अमेरिका के आगे झुकने वाले रवैये के अलावा और कौन से कारण हैं जिनकी वजह से यूरोपीय संघ इतनी जल्दी झुक गया?
मुख्य रूप से दो कारण हैं, एक राजनीतिक और एक आर्थिक। पहले बाइडेन के दौर में यूरोपीय संघ के झुकने की प्रवृत्ति इतनी स्पष्ट नहीं थी। आखिरकार बाइडेन एक पारंपरिक राजनेता हैं जो कम से कम औपचारिकता का ध्यान रखते हैं। लेकिन ट्रंप तो सीधे कह देते हैं तुम्हारे पास कोई इज्जत नहीं है, अमेरिका सबसे पहले। ट्रंप की सोच बहुत सीधी है। राजनीति में यह वही जंगल का कानून है जिसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध का बड़ा खतरा अभी भी बना हुआ है, जिससे यूरोपीय संघ की राजनीति से लेकर सैन्य शक्ति तक सब कुछ अमेरिका के नियंत्रण में आ गया है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक इस साल कम से कम 2 बार कड़ी चेतावनी दे चुका है कि रूस यूक्रेन युद्ध का जोखिम और टैरिफ युद्ध का खतरा मिलकर यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था को मंदी में धकेल देंगे। 15% का टैरिफ जोड़ दिया गया है, लेकिन वह प्रसिद्ध कहावत क्या कहती है, अगर सभी 15% टैरिफ जोड़ दें तो क्या कुछ भी नहीं जोड़ा गया। इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा भी अब अमेरिका के लिए यूरोपीय संघ को नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण कारण बन गई है। रूस यूक्रेन युद्ध ने यूरोपीय संघ और रूस के बीच ऊर्जा व्यापार समाप्त कर दिया है। आर्थिक दृष्टि से ट्रंप की सोच सीधी है, किसे किसकी ज्यादा जरूरत है। यूरोपीय संघ हर साल अमेरिका को 600 अरब डॉलर का सामान बेचता है। जब वह यह 600 अरब डॉलर का निर्यात कार्ड बातचीत की मेज पर फेंक देता है तो यूरोपीय संघ के लिए इसका विरोध करना मुश्किल हो जाता है। वह इसे वहन नहीं कर सकता। दुनिया में और कौन सा बाजार है जो यूरोपीय संघ के 600 अरब डॉलर के निर्यात को समेट सकता है। साल 2024 में यूरोपीय संघ का चीन को निर्यात लगभग 210 अरब डॉलर रहा, जो साल दर साल 4.5% की गिरावट है। जबकि वॉन डेर लेयन हाल ही में चीन गई थी, लेकिन उन्हें वहां से बहुत कम सफलता मिली। प्रसिद्ध कूटनीतिक पत्रिका ने वॉन डेर लेयन की इस चीन यात्रा का गहराई से विश्लेषण किया। लेख का शीर्षक था, चीन यूरोप के प्रति सद्भावना क्यों नहीं दिखाता। रिपोर्ट में कहा गया है कि वॉन डेर लेयन जब चीन आई तो उनके मन में था कि चीन को यूरोपीय संघ की बहुत जरूरत है और वे एक ऊंचे दर्जे के रवैये के साथ आई थीं। इसी वजह से चीन यूरोप वार्ता में वॉन डेर लेयन ने लगातार मांगे रखी, जैसे चीन को सब्सिडी पर रोक लगानी चाहिए, रूस के साथ लेन देन न करने का वादा करना चाहिए और यूरोपीय संघ के लिए और अधिक बाजार खोलने चाहिए। समझ नहीं आता कि वॉन डेर लेयन को यह आत्मविश्वास कहां से आया जो चीन की सरजमीन पर आकर इतनी सारी मांगे जोर जोर से रखती रहीं। वॉन डेर लेयन का यह ऊंचा और अहंकारी रवैया पूरी तरह से गलत साबित हुआ, क्योंकि चीन की नजर में अब यूरोपीय संघ को चीन की ज्यादा जरूरत है, न कि चीन को यूरोपीय संघ की। यही सोच की गलती सीधा है, चीन हो या अमेरिका, महाशक्तियों की नजर में यूरोपीय संघ कभी भी तीसरी सबसे बड़ी ताकत नहीं रहा है। यूरोपीय संघ अपनी विशेष संघीय संरचना के कारण देखने में तो विशाल लगता है, लेकिन असल में वह बिखरा हुआ है और उसकी वास्तविक प्रभावशीलता बहुत सीमित है। यूरोपीय संघ निश्चित रूप से चीन के साथ सहयोग को मजबूत करना चाहता है ताकि अमेरिका की ओर से पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सके, लेकिन चीन के प्रति उसका यह हुक्म चलाने वाला रवैया उसकी अपनी स्थिति को न समझ पाने का प्रमाण है। दुनिया में केवल 2 महाशक्तियां हैं, एक चीन और दूसरी अमेरिका, जिसे तथाकथित चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ की त्रिपक्षीय शक्ति संतुलन कहा जाता है। वह असल में एक झूठा सिद्धांत है। यूरोपीय संघ इस स्तर का है ही नहीं। यूरोपीय संघ चीन के मामलों में दखल देता है, जबकि अमेरिका के सामने घुटने टेक देता है। यह घमंड और बुनियादी गलती ही यूरोपीय संघ को दुर्दशा का कारण है। आज का यूरोपीय संघ बिना किसी प्रतिरोध के झुक गया है। अमेरिकी नेटिजन्स को यकीन ही नहीं हो रहा कि उन्होंने इतनी आसानी से जीत हासिल कर ली। तो चर्चा यहीं तक।